जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, हमने जो जनपद व्यवस्था थी वो पढ़ ली थी और जो राज्य थे छोटे छोटे वो अब विघटन होना शुरू हो गए थे। तो उसके बाद में जो है राजस्थान का प्रारंभिक इतिहास शुरू होता है और जो राजपूत काल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कि राजपूतों का उदय किस तरीके से हुआ, उसके बारे में जानना था। तो देखिए, जो राजस्थान का प्रारंभिक इतिहास है उसमें 5वीं शताब्दी में राजस्थान में जो है गुप्त वंश का शासन रहा था। तो गुप्त वंश में समुद्रगुप्त ने यहाँ से कर वसूला था, मतलब टैक्स लिया था। और इसके बाद में जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसका भी जो है शासन अपने राजस्थान में रहा था। देखिए, 6ठी शताब्दी में जो है राजस्थान में हूण जाति का आक्रमण हुआ और यहाँ पे हूणों का शासन हो गया था। तो जो प्रसिद्ध दो शासक रहे हैं तोरमाण और मिहिरकुल, ये तोरमाण का ही बेटा था मिहिरकुल, इसने जो है सबसे ज़्यादा बौद्ध मंदिरों को तुड़वाया था मिहिरकुल ने। और इसी ने मिहिरकुल ने ये शिव भक्त थे। तो जो बारडोली का शिव मंदिर है, बारडोली प्रसिद्ध शिव मंदिर है, इसका जो निर्माण करवाया था वो मिहिरकुल ने करवाया था। जब मैं मंदिरों के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहाँ इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं कि किस तरीके से यहाँ से भगवान शिव की जो नटराज प्रतिमा चोरी हुई, कैसे मिली और कैसे लाई गई, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल ये देखिए कि मिहिरकुल ने बारडोली का शिव मंदिर बनवाया और इस मंदिर की खोज जो है वो कर्नल जेम्स टोड द्वारा की गई थी। बहुत सी बार पूछा हुआ प्रसिद्ध क्वेश्चन है। देखिए, जब हूणों का आक्रमण हुआ था तो इसी समय अपने भारत में जो मालवा था, मालवा, यहाँ का राजा था यशोवर्मन। और यशोवर्मन ने जो है हूणों को हराया था, हूणों को हराया था। मालवा का राजा यशोवर्मन, इसने हूण जाति थी, इनको हराया था। और फिर उसके बाद में जो है 7वीं शताब्दी में जो अपना भीनमाल का इलाका है यहाँ पे गुजरों ने अधिकार कर लिया। भीनमाल, इसकी जानकारी है इंसान भी देता है, वो मैंने वो बता दिया था। जब गुजरों का अधिकार हो गया था तो इन गुजरों को जो है प्रतिहारों ने हरा दिया और प्रतिहारों में एक राजा हुआ था प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया। अब इसी समय जब ये सारी घटनाएं हो रही थी तो जो भारत को एक सूत्र में पिरो करके रखने वाले राजा थे हर्षवर्धन, इनकी मृत्यु हो गई 647 ईस्वी में। और इसके बाद में जो है वापस से राजस्थान में जो व्यवस्था चली आ रही थी कि भाई पहले एक रहे, फिर ये भागों में बट गए, टुकड़ों में बट गए। तो यहाँ से जो है वापस जो वंश उदय होता है तो वो छोटे छोटे राज्य बन करके सबने अपनी अपनी रियासतें विकसित करना शुरू कर दिया था। तो ये जो काल है 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक, इस काल को हम राजपूत काल के नाम से जानते हैं भारतीय इतिहास में। समय याद रखना, 750 से 1200 ईस्वी तक ये राजपूत काल था। अब इसके बाद में जैसे 13वीं शताब्दी शुरू होती है तो 13वीं शताब्दी में जो है इनकी अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें बन गई थी। जैसे मारवाड़ में राठौड़ वंश है वो, मेवाड़ में गुहिल वंश, अजमेर में और शाकंभरी में चौहान वंश, सिरोही में भी। तो इस तरीके से जो है इन्होंने अपने अपने स्वतंत्र रियासतें, अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। तो उनके बारे में पढ़ना है हमें। तो उनकी स्थापना से पहले राजस्थान में कि राजपूतों का उदय, ये प्रारंभिक इतिहास था कि कब कब कौन कौन से समय में कौन कौन सी जातियों ने शासन किया। लेकिन अब जो आगे समय चलेगा उसमें राजपूत काल, मतलब जो राजपूत है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बारे में बहुत सारे मत हैं जो इतिहासकारों ने दिए हैं। तो शब्द आता है राजपूत, उसके बारे में जान लेते हैं। तो राजपूत जो शब्द है वो राजपुत्र से बना है और राजपुत्र जो है ये संस्कृत का शब्द है, संस्कृत का। और इसी का जो है अपभ्रंश होकर के, अपभ्रंश होकर ये राजपूत बन गया। अब देखिए, इसके बारे में सबने अलग अलग मत दिया है कि जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता में जो है इनको राजपुत्र कहा जाता था। राजपुत्र मतलब एक
एक राजा विशेष का जो पुत्र है उसके लिए यूज लिया जाता था राजपुत्र। लेकिन जो अपने चंद्र बरदाई हुए हैं, चंद्र बरदाई या चंद बरदाई भी नाम मिलता है इनका, इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। तो इन्होंने जो है क्षत्रियों के लिए प्रयोग किया है कि जो क्षत्रिय शब्द है वो किसके लिए, योद्धाओं के लिए यूज होता था। योद्धा मतलब जाति विशेष के लिए ना हो करके किसके लिए, जाति के लिए नहीं, योद्धा के लिए प्रयोग होता था क्षत्रिय शब्द, ऐसा चंद्र बरदाई बताते हैं। अब इसके बाद में कुछ और हैं, जैसे कि अब देखिए एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत, और अपने गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने जो मत दिया है, देखो इन्होंने यूँ कहा है कि जब भारत में मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मुस्लिम, तो जो राजपूत थे उनका राज्य था, लेकिन उन्होंने जो है इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और जो उनका राज्य था वो अस्त हो गया। मतलब जो क्षत्रिय राजपूत थे उनके राज्य निर्बल हो गए, वो टूट गए, और किसके दिन आ गए, मुस्लिमों के दिन आ गए। तो इनके अधीनता आने तक यहाँ से जो है फिर राजपूत शब्द इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया गया, लेकिन थे पहले कौन, क्षत्रिय थे। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी वही बात करते हैं कि पहले राजस्थान में इनका शासन था राजपूतों का, लेकिन जैसे ये दोनों एक ही बात बोलते हैं कि पहले छोटे छोटे राज्यों में ये जाति यहाँ पे राज कर रही थी, लेकिन जैसे ही विदेशी आक्रमण हुए और उनकी ताकत के सामने कमज़ोर हो गए तो इन्होंने, ये उनके अधीन हो गए, और जब अधीन हुए तब इन्होंने जो है राजपूत शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इससे पहले नहीं करते थे, इससे पहले ये क्षत्रिय थे। और एक हुए अपने वी.ए. स्मिथ, एक इतिहासकार हैं अंग्रेज, स्मिथ, ये बताते हैं कि जो राजपूत शब्द है ये 8वीं और 9वीं शताब्दी में आया है, 8वीं 9वीं शताब्दी में अचानक से जो है ये आता है, क्योंकि इसका जिक्र ना तो हमें बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और न ही जैन ग्रंथों में मिलता है। अब कैसे भी रहा हो, राजपूतों का उदय, मतलब राजपूत शब्द का जो है प्रचलन में आ गया ये शब्द। और जो हम इतिहास में देखते हैं कि 7वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक राजपूत काल था, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं ये जातियाँ यहाँ रही, अलग अलग राज्य बना करके ये जातियाँ रही। तो अब देखते हैं इसके बारे में जो मत दिए हैं, ये तो राजपूत शब्द की बात हो गई। अब जो मत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित, उनके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से इतिहासकारों ने जो है इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या क्या तर्क दिए हैं, और उत्पत्ति जो है किसके बारे में मानी है। सारे जो जितने भी इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है, सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग मत दिए हैं। है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों ने कौन कौन से मत दिए हैं और कौन कौन से तर्क दिए हैं, उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। तो देखिए, वैदिक आर्यों की संतान जो महाकाव्य काल है उस समय की बात को किस किसने माना है, ये है अपने गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने जो है वैदिक आर्यों की संतान माना है। और एक और हुए हैं अपने सी.वी. वैद्य, चिंतामणि विनायक वैद्य। इन दोनों ने जो है एक तो यज्ञ और बलि इसके आधार पर, और एक अश्व और अस्त्र पूजा, यह इसको यूं कर लो शस्त्र पूजा, शस्त्र पूजा के आधार पर इन्होंने जो है राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान माना है। किसने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने और सी.वी. वैद्य ने। देखिए, अग्निकुंड से उत्पन्न
राजपूत, इसका जो सिद्धांत दिया है वो दिया है चंद बरदाई ने, चंद बरदाई। ये पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय हुए हैं उनका दरबारी कविता चंद बरदाई, और इसने लिखा है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इसमें जो है इन्होंने इनकी उत्पत्ति वो आबू पर्वत पर जो वशिष्ठ हैं, महर्षि वशिष्ठ, इनके यज्ञ से मानी है। देखिए कहानी यूँ है कि आबू में कुछ महर्षि रहा करते थे आबू पर्वत पर, जैसे कि वशिष्ठ हैं और भी दूसरे अन्य ऋषि थे वो, तो ये वहाँ पे यज्ञ करते थे। तो जो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे वो आते और इनके यज्ञ में विघ्न डाल देते, जैसे मान लो कभी पानी डाल दिया, कभी कुछ जानवरों का हाड़ मांस ला करके यज्ञ में पटक दिया, और जबकि यज्ञ पवित्र होता है तो उसको अपवित्र कर देते थे। तो उनको सबक सिखाने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करके जो है 3 योद्धा उत्पन्न किए। 3 योद्धा वो कौन कौन थे? परमार, प्रतिहार और एक थे चालुक्य। चालुक्यों को अपन सोलंकी भी बोलते हैं, सोलंकी। जब इन चारों से पार नहीं पड़ी, मतलब ये उनको हराने में असक्षम रहे, तब फिर इन्होंने वापस जो है चौथा योद्धा उत्पन्न किया, वो था चौहान। और ऐसा कहते हैं जो चौहान निकला उसने जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे जो उनके यज्ञ में बाधा डालते थे उनको हराया और इनकी रक्षा की। लेकिन अभी के वैज्ञानिक युग में जो है ये कहानी सच नहीं लगती कि अग्नि से या किसी हवन यज्ञ के द्वारा किसी आदमी का पैदा होना, ये तर्क सही नहीं है। तो इसके पीछे की जो कहानी हो सकता ही हो रहा हो कि जब प्राचीन समय में भारत में या अपने राजस्थान में जो निवास करने वाले लोग थे, शक, हूण या कुषाण या जितने भी प्राचीन क्षत्रिय थे, हो सकता है उन्होंने जो है बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर के जो है युद्ध करना बंद कर दिया था, क्योंकि जो बौद्ध धर्म है वो शांति के मार्ग की ओर ले जाता है। तो उस धर्म को मान करके हो सकता है इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया हो। तो फिर उस समय जब जरूरत पड़ी तो महर्षि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और मंत्रोच्चारण से और यज्ञ की अग्नि में पवित्र करके जो लोग युद्ध करना छोड़ चुके थे उन लोगों को वापस जो है अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए या अपने स्वदेश की रक्षा के लिए जो है वापस उन्हें युद्ध की ओर प्रवृत्त किया गया हो। तो ये चीज़ यही दर्शाती है। इसका जो समर्थन किया है अग्निकुंड के सिद्धांत का वो सूर्यमल मिश्रण ने भी किया है, सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने भी जो है इस मत को माना है कि जो राजपूत थे वो आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए। ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं। इनको मानने वाले थे डी.आर. भंडारकर, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर ने जो है इनको जो मत दिया ब्राह्मणों से उत्पत्ति का राजपूतों के बारे में, उसके बारे में इन्होंने जो प्रमाण लिया है, प्रमाण वो लिया है बिजोलिया शिलालेख को, बिजोलिया शिलालेख। ये इसके बारे में कहते हैं कि इसमें जो है जो वासुदेव चौहान है उसका सामंत वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। इसको सही कर लेना।
वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, ये चीज जो है ये यहाँ पे तर्क देते हैं कौन, D.R. भंडारकर। फिर उसके बाद में हुए अपने गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा ये इनका जो उत्पत्ति है वो बताते हैं नागर ब्राह्मणों से। नागर ब्राह्मणों से। इससे पहले ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण में एक प्रमाण और देते हैं कौन, D.R. भंडारकर, कि जो राजशेखर ब्राह्मण है उसका विवाह अवंतिकी सुंदरी के साथ हुआ था, तो उसी की जो है संतान है कि ये, तो हो सकता है ये भी रहा हो। तो फिर गोपीनाथ शर्मा इनको नागर ब्राह्मण बताते हैं, और नागर ब्राह्मण के लिए जो तर्क देते हैं उसमें ये देते हैं जैसे कि कुंभा है, मेवाड़ वंश में हम पढ़ेंगे आगे महाराणा कुंभा। कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी है, रसिक प्रिया, ये टीका है जयदेव की गीत गोविंद पर। तो इसमें कुंभा ने गोइलों को नागर ब्राह्मण गोइलेत के वंशज माना है। ये चीजें हैं गोपीनाथ शर्मा नागर ब्राह्मण बताते हैं, और कुंभा जो है रसिक प्रिया की जो टीका लिखी है उसमें गुहिलों को जो है नागर ब्राह्मणों का वंशज बताते हैं, इनके वंशज बताते हैं। अब ये मत दिया तो इसका जो खंडन किया, खंडन वो करते हैं दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इस मत का खंडन किया है, और दशरथ शर्मा कहते हैं कि जो क्षत्रिय राजपूत थे इनके दरबार में कुल पुरोहित होते थे, और ये ज़्यादा ज्ञानी थे, और क्षत्रिय जो थे राजपूत ये लड़ाई में थे, तो जिसके पास ज्ञान ज़्यादा होता है उसको बड़ा माना जाता है। तो ये लोग अपना परिचय देते वक्त जो है अपने पुरोहितों का नाम साथ में जोड़ते थे। आज भी बहुत सी जगह राजपूतों में अगर कहीं विवाह होता है तो जब वर और वधू से पूछा जाता है ना, तो वो अपने राजपूत के साथ अपने कुल पुरोहित का नाम भी लेते हैं। तो देखिए ये दशरथ शर्मा यूँ कहते हैं कि हो सकता है ये जो वत्स गोत्रीय है, ये वत्स गोत्र है, ये किसी कुल पुरोहित का या इनके पुरोहित का गोत्र रहा होगा जिसको इन्होंने जो है अपना लिया। इसी तरीके से नागर ब्राह्मण के बारे में भी कहते हैं, और ये इनका सबसे अच्छा तर्क देते हैं ये इस चीज़ के बारे में कि इन्होंने अपने पुरोहित का जो गोत्र है वो अपने नाम के साथ जोड़ करके बताया है, जबकि ये वास्तव में राजपूत हैं। तो इस मत का खंडन करने वाले कौन है, दशरथ शर्मा, इनको ध्यान रखना। ब्राह्मणों से उत्पत्ति का। अब उसके बाद में चलते हैं विदेशी संतान, कि विदेशों से जो विदेशी जातियां हैं उनसे उत्पन्न संतान, ये माना है किसने, एक तो है कर्नल टोड, अपने जेम्स टोड हुए हैं, कर्नल जेम्स टोड। इन्होंने जो है पूरी तरीके से तो नहीं, पर जो अग्निकुंड से उत्पन्न का जो सिद्धांत है, अग्निकुंड से उत्पन्न होने का राजपूतों का जो सिद्धांत है उसको इन्होंने माना है, अप्रत्यक्ष रूप से इसको सपोर्ट किया है इन्होंने। किसने, कर्नल जेम्स टोड ने। अपनी पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसमें ये राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं कि हो सकता है कि प्राचीन समय में जो जातियां आई विदेशों से, कौन कौन सी, शक, सीतियन, ये जो जातियां आई तो ये अपने भारत में आकर के निवास करने लगे और यहाँ के स्थायी निवासी हो गए। जो यहाँ रहने लगे उन्होंने जो है अपनी संस्कृति भूल करके भारतीय संस्कृति को अपना लिया गया, और अपनाने के बाद में जो है वो यहीं के होकर के रह गए। तो हो सकता है कि जो महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर जो यज्ञ किया उसमें शक, हूण, कुषाण, ये जितनी भी विदेशी जातियाँ थी कि इनको जो है अग्नि से पवित्र करके और राजपूत वर्ग में शामिल कर लिया गया हो। तो ये जो बताते हैं कर्नल जेम्स टोड, ये शक और सीतियनसिन की उत्पत्ति मानते हैं। कर्नल जेम्स टोड शक और सीतियनसिन की उत्पत्ति मानते हैं, और साथ में एक प्रमाण और देते हैं, वो तर्क देते हैं कौन,
कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो विदेशी जातियां थी उनमें जैसे कि सती प्रथा और यज्ञ करने की जो प्रथा है, वो अश्व पूजा के साथ अस्त्र शस्त्रों की पूजा और सूर्य पूजा, ये इन चीज़ों के बारे में बताता है कि ये जितनी भी परंपराएं, इनका निर्वहन कौन करते थे? शक, हूण, कुषाण और जो विदेशी आए थे वो। लेकिन अब ये चीज़ इन्होंने दे दिया तर्क कि ये जो है, जो महाकाव्य काल के राजपूत हैं, जितने क्षत्रिय हैं, उन सबसे मिलते थे। लेकिन अपने यहाँ पर ये जितने भी तर्क दिए कर्नल जेम्स टोड ने, ये पहले वैदिक सभ्यता से ही चले आ रहे हैं। वैदिक सभ्यता में जो अपने यहाँ के लोग रहे थे, वो सती प्रथा भी उनमें प्रचलित थी। सती प्रथा के साथ वो सूर्य पूजा भी करते थे, यज्ञ भी करते थे और अश्व और शस्त्र पूजा भी करते थे। इसके बाद में जो विदेशी मत एक और दिया, वो दिया वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ, और वी.ए. स्मिथ इनको हूणों की संतान बताते हैं। हूणों की संतान, ये किसने बताया? वी.ए. स्मिथ ने कहा है कि जो जितने राजपूत हैं, वो जो मध्य एशिया जाति आई थी, हूण, उनकी संतान है। वो यहाँ आकर के रहने लग गए, उन्होंने राज किया और उन्हीं से जो है ये वंश चल पड़ा। अब देखिए, इन सब के बारे में विदेशी जो मत है, इसका खंडन करते हैं गौरीशंकर हीराचंद ओझा। इसका खंडन G.H. ओझा, ये कहते हैं, वो कर्नल जेम्स टोड की बात पे बोलते हैं कि भाई हमारे तो जो महाकाव्य काल या जो वैदिक सभ्यता थी, वहीं से ये परंपरा चली आ रही है कि सती प्रथा की और यज्ञ करने की, सूर्य पूजा की, और इसके साथ अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते थे। तो ये इस बात को जो है, इस तर्क को खंडित करते हैं कर्नल जेम्स टोड के। कौन? गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब इन सबको मान करके यूं देखो, ये सब ने अपने अपने मत दे दिए अपने अनुसार, लेकिन जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसमें राजपूतों ने कभी भी खुद को विदेशों के, जो विदेशी हैं, विदेशियों की संतान नहीं बताया है। और रही बात सूर्य और चंद्रमा की, इनकी पूजा की, तो वो कभी खुद को सूर्यवंशी बताते हैं तो कभी चंद्रवंशी बताते हैं। वैदिक परंपरा में जो है इनको ब्रह्मा से उत्पन्न बताया गया है। लेकिन जो भी रहा हो, अब ऐसी कहानियां जो है वो स्वीकार नहीं की जा सकती कि यज्ञ से आदमी पैदा हो जाए या सूर्य से या चंद्रमा से। लेकिन जो अभी वैज्ञानिक युग है, उसमें एक नाम याद रखना जो तर्क दिया उन्होंने, वो है कानून गो। कानून गो, ये एक इतिहासकार हैं और ये कहते हैं कि हो सकता है कि यज्ञ की जो कहानी हो, ये जो आबू पर्वत वाली है, ये झूठी रही हो, या फिर सूर्य और चंद्रमा से उत्पन्न की जो बात है वो भी तर्कसम्मत नहीं है कि भाई उससे उत्पन्न हो सके आदमी। तो ये कहते हैं कि बातें जो भी रही हो, लेकिन जो राजपूत हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो कोई जाति थी और वहीं से जो है भारत में निवास करते आ रहे हैं। और इन्होंने जो है महाकाव्य काल से जो राजपूतों की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को आगे तक निर्वहन किया है। ये बात कौन बोलते हैं? कानून को बोलते हैं। तो ये सारी बातें समझ में आ गई। अब देखिए, वैदिक आर्यों की संतान, इसमें दो नाम याद रखने, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और चिंतामणि विनायक वैद्य। ये इनके तर्क थे यज्ञ, बलि, अश्व और शस्त्र पूजा। उसके बाद में अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा, उसमें आबू पर्वत की कहानी है वो। और इससे चार योद्धा उत्पन्न हुए, पहले परमार, प्रतिहार, चालुक्य और फिर चौहान। ये चौथा था, 4वें नंबर का, ये बाद में हुआ था। और ब्राह्मणों से उत्पत्ति के बारे में D.R. भंडारकर ये बिजोले शिलालेख का प्रमाण देते हैं। कुंभा का देते हैं गोपीनाथ शर्मा, और इसका खंडन करते हैं दशरथ शर्मा। विदेशियों की संतान, सीधा सा याद रखना है, विदेशियों को सपोर्ट कौन करेंगे? विदेशी करेंगे। तो विदेशी कौन कौन है? कर्नल जेम्स टोड और V.A. स्मिथ। ये ज़्यादा इतना हार्ड है नहीं, बस हमें याद रखना है। ये इतिहासकारों की अपनी लड़ाई है कि वो किसकी उत्पत्ति किससे मानते हैं। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि किसने किस मत का खंडन किया है और किस इतिहासकार ने किस मत को जो है मान्यता दी है। अब यहाँ से जो है हम आगे पढ़ेंगे कि जो राजस्थान में गुहिल वंश है
उस इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और जो गुहिल वंश है वो राजस्थान का है नहीं, भारत का है नहीं, अपितु पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा वंश है जिसने पूरी दुनिया में कहीं सर्वाधिक समय तक, मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी वंश ने शासन किया है तो गुहिल वंश था, जिसने अपने राजस्थान में यहाँ किस तरीके से उसकी नींव रखी गई और किस तरीके से उन्होंने शासन किया। तो जो मेवाड़ का गौरवशाली इतिहास है, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपने इससे पहले का इतिहास पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे कोई किसी की तैयारी कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि इससे बाद में जो सीरीज आने वाली है जो राजस्थान के इतिहास की, तो उसको बिल्कुल डिटेल से हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप भी अपने राजस्थान के बारे में, अपने इलाके, अपने मेवाड़ के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा लास्ट तक, और एक एक चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुहिल वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।